हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से हम वेक्टर के एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं या पूरे वेक्टर को किस तरह से ट्रेवल किया जाए। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वेक्टर क्लास के अदर फंक्शन। जैसे सबसे पहला फंक्शन है जो आज कवर करेंगे, स्वैप। स्टूडेंट, इस स्वैप फंक्शन की हेल्प से आप दो कंटेनर्स की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने में जो लॉजिक है वो आपका स्वैपिंग का लगेगा। जैसे कि आप लोग स्वैपिंग से समझते हैं कि इसको दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। अगर आप विदाउट द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल कर रहे हैं तो स्वैपिंग का जो लॉजिक है वो इस तरह से है कि एक वेरिएबल ए है आपके पास, एक वेरिएबल बी है, 8 और 6। आप इसको स्वैप करना चाहते तो विदाउट दी हेल्प आप किस तरह से करेंगे? आप लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 6 है, दोनों को ऐड किया तो a की वैल्यू 14। फिर आपने लिखा b इक्वल टू a माइनस, a की वैल्यू 14 और b की वैल्यू 6। 14 माइनस 6 इज 8, b में 8। फिर आपने लिखा a इक्वल टू a माइनस, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू जो नई आई है 8। 14 माइनस 8 इज, देखिए b में 8 और a में 6 है। ये एक स्वैपिंग का एल्गोरिथम विदाउट दी हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। एक है विद दी हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, जिसमें आपने टेम्परेरी वेरिएबल सी लिया है, उसमें आपने ए को स्टोर करना है। ए की वैल्यू जो 6 है, 8 है, जो मैं इनिशियली ये वैल्यू लेके चल रहा हूँ, तो सी में भी 8 होगी, कॉपी होगी। फिर आप लिखते हैं ए बराबर बी, बी की वैल्यू 6 है जो आपने ए में कॉपी कर दी, ए की वैल्यू भी 6 होगी। अब आपने बी में कॉपी करा ली सी की वैल्यू 8 है जो बी में कॉपी 8, तो बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 6। स्टूडेंट, ये लॉजिक है स्वैपिंग की। ठीक, अब ये लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना वेक्टर के केस में, कंटेनर के केस में। हमारे पास प्लग एंड प्ले फंक्शन है कंटेनर का, वेक्टर डॉट स्वैप, जो स्वैप करते हैं। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वेक्टर क्रिएट करिए, जिसके लिए आपको वेक्टर हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। और वेक्टर को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है वेक्टर। किस टाइप का वेक्टर चाहिए? आपने कहा मुझे इंटीजर टाइप चाहिए, तो आप इंटीजर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में लिखिए, वेक्टर वेरिएबल का नाम लिखिए 1 और उसको इनिशियलाइज करिए। तो आप जो इनिशियल वैल्यू रखने जा रहे हैं वो आपने रखा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये वेक्टर 1 है। इसी तरह से आपने फिर एक वेक्टर 2 इंटीजर टाइप, वेक्टर 2 आपने लिया है, इसमें आपने वैल्यू रखी है 11, 22, 33, 44, 50। ये आपके पास दो वेक्टर, वेक्टर 1, वेक्टर 2। अब आप चाहते हैं कि वेक्टर 1 की वैल्यू वेक्टर 2 में और वेक्टर 2 की वैल्यू वेक्टर 1 में इंटरचेंज हो। केवल आपको फंक्शन कॉल करना है, लॉजिक नहीं लिखना। लॉजिक मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि लॉजिक किस तरह से काम करेगा। तो आपको लिखना है वेक्टर 1 डॉट स्वैप। ये रेडीमेड बना बनाया फंक्शन है, ये देखिए, और इसमें वेक्टर 2 पास कर दिया। अब ये वेक्टर 1 की वैल्यू वेक्टर 2 में और वेक्टर 2 की वैल्यू वेक्टर 1 में स्वैप कर दें। अब आप दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा के देख लीजिए 1 बाय 1। ये आपने वेक्टर 1 इंटीजर टाइप है, तो एक इंटीजर वैल्यू x और वेक्टर 1, तो वेक्टर 1 की एक एक वैल्यू निकलकर x में आएगी। x को आप यहाँ पर प्रिंट करा के देखिए, ये। इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, न्यू लाइन लगा लीजिए और यहाँ पर वेक्टर 2 कर। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो वेक्टर 1 है यहाँ पे सी आउट, वेक्टर 1,
में जो वैल्यू मिलेंगी वो वेक्टर 2 की आपको दिखेंगी, और जो आपको वेक्टर 2 में वैल्यू दिखेंगी वो वेक्टर 1 की होंगी। ये देखिए, वेक्टर 1 में 11, 22, 33, 44, 45 जो वेक्टर 2 की वैल्यू थी, वेक्टर 2 में 10, 20, 30 और 50 जो वेक्टर 1 की। तो देखिए स्वैप हो, तो ये आपको बना बनाया फंक्शन मिल रहा है स्वैप। क्लियर है? चलो अगला फंक्शन आता है स्टूडेंट रिजर्व। स्टूडेंट रिजर्व फंक्शन का यूज वेक्टर की कैपेसिटी को डिक्लेयर करने में किया जाता है। अगर आप वेक्टर की कैपेसिटी को रिजर्व करके नहीं रखते तो जितनी बार भी आपका साइज कैपेसिटी से ज़्यादा होगा, आपका वेक्टर मेमोरी को रीएलोकेट करेगा। तो जो रीएलोकेशन है ये एक आपका लेंथी टास्क है, ठीक है, कॉस्टली है। इस केस में क्या होता है कि पुराने वेक्टर की वैल्यू एक नई वेक्टर में जो इंटरनली क्रिएट हुआ है उसमें स्टोर की जाती है और नया वेक्टर आपको रिटर्न किया जाता है। तो ये एक कॉस्टली टास्क। मैं इस कॉस्टली टास्क को एलिमिनेट करना चाहता हूँ कि ये मतलब जो रीएलोकेशन है वो ना हो, तो मैं रिजर्व फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं रिजर्व फंक्शन की हेल्प से अपने वेक्टर की कैपेसिटी को रिजर्व कर लूँ तो उस कैपेसिटी तक रीएलोकेशन नहीं हो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा। आपने एक वेक्टर डिक्लेयर करा है इंटीजर, तो इनिशियली इसका जो साइज होगा और इसकी जो कैपेसिटी होगी इनिशियली वो 0 होगी क्योंकि वेक्टर अभी खाली है। अब जैसे जैसे आप इस वेक्टर में वैल्यू ऐड कराते जाएंगे, तो हमने लिखा वेक्टर डॉट पुश बैक, आपने फंक्शन कॉल करा पुश बैक, वैल्यू स्टोर करी 8। तो जैसे आपने इसमें वैल्यू स्टोर करी, एक एलिमेंट आपके वेक्टर में ऐड हो गया। तो इस टाइम जो आपके वेक्टर का साइज है जो दिखाएगा वो 1 दिखाएगा और कैपेसिटी भी 1 दिखाएगा। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एलिमेंट ऐड कराया 6, तो अब 2 एलिमेंट हो गए तो साइज 2 होगा और जो कैपेसिटी होगी वो रीएलोकेट होगी, n/2 होगी, यानी ट्वाइस करता है हमेशा। करंट कैपेसिटी की मल्टीप्लाई 2 से कर देगा अगर साइज से ज़्यादा हो, साइज ज़्यादा हो गया तो इस टाइम कैपेसिटी 2 हो जाएगी, साइज भी 2 कैपेसिटी भी 2। ठीक है, आपने तीसरा एलिमेंट जैसे ऐड कराया तो साइज तो 3 हो जाएगा, कैपेसिटी इसकी ट्वाइस हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर रीएलोकेट हुआ, यहाँ भी रीएलोकेट हुआ, ये रीएलोकेट हो रहा है। अब आपने एक एलिमेंट 5, अब साइज भी 4 है और कैपेसिटी भी 4 है, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने एक एलिमेंट और ऐड कराया तो साइज 5 हो गया। अब जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई, साइज ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देगा, तो यहाँ पर फिर रीएलोकेशन होगा, ये साइज 8 कैपेसिटी 8 हो। आप समझ गए? तो जितनी बार भी कैपेसिटी वेक्टर की इंक्रीज हो रही है तो एक नया वेक्टर क्रिएट होकर आपको मिल रहा है, रीएलोकेट हो रही है। तो ये कॉस्टली टास्क है, इस चीज से बचना है, तब यूज करना है रिजर्व फंक्शन। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जब वेक्टर को क्रिएट करूंगा उसी टाइम यहाँ लिख दूंगा वेक्टर डॉट रिजर्व, मान के चलिए मैंने 10 कर लिया, तो मैंने पहले से ही वेक्टर के लिए 10 एलिमेंट की मेमोरी रिजर्व कर ली। अब नहीं, ये जो कैपेसिटी है ये इस तरह से एलोकेट नहीं होगी। हाँ जी, अब इसे आप भूल जाइए, अब हर जगह ये 10 होगी। कितनी होगी? 10। ये 6 एलिमेंट पे भी 10 होगी, ये 7 एलिमेंट पे भी 10 होगी, ये 8 एलिमेंट पे भी 10 होगी, ये 9th एलिमेंट पे भी 10 होगी और ये 10 एलिमेंट पे भी 10 होगी। और जैसे 11 होगा तो रीएलोकेट होके 20 हो जाएगी, यहाँ पे 20 होगी क्योंकि आपने रिजर्व रिजर्व कैपेसिटी से ज़्यादा इंसर्ट करा दी। तो जैसे ही साइज 11 होगा अब रीएलोकेट होगा क्योंकि रिजर्व आपने 10 करी थी, समझ रहे हैं? अब रीएलोकेट होगा, अब 20 हो जाएगी। क्लियर है? ये है रिजर्व मेथड। तो रिजर्व मेथड का यूज आप कब करेंगे?
जब आपको वेक्टर जो है वो क्रिएट करते समय आपको डिसाइड करना है कि उसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर करानी है। जैसे आपको पहले से ही पता है कि जो मैं वेक्टर क्रिएट करने जा रहा हूँ वो 50 एलिमेंट्स ही मैक्सिमम स्टोर कराएगा, 50 एलिमेंट्स। तो आप रिजर्व करके रख लीजिए। अगर आपने रिजर्व नहीं करी तो ये मेमोरी रीएलोकेट करेगा। कब कब करेगा? 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, 16 पे, 32 पे और 64 पे ये रीएलोकेट करेगा। आगे समझ में? चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए ये देखिए, ये हमारा स्वैप वाला था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम हटा देते हैं और एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, इंटीजर टाइप वेक्टर। तो अब आप देखिए इस टाइम वेक्टर खाली एम्प्टी है और इस समय आप इसका साइज निकाल के देखिए। वेक्टर डॉट साइज 0 आएगा। कैपेसिटी निकाल के देखिए, वेक्टर डॉट कैपेसिटी जी। तो साइज और कैपेसिटी 0 आएगा। ये देखिए 0, कैपेसिटी भी 0, साइज भी 0। अब आप एक एक करके इसमें एलिमेंट ऐड कराते जाइए। आपने लिखा वेक्टर डॉट पुशबैक 10, एक एलिमेंट ऐड हो गया। अब आप इसकी दोबारा से कैपेसिटी चेक करके देखिए, तो साइज और कैपेसिटी दोनों 1 1 आएगी। ये देखिए साइज और कैपेसिटी 1 1, ठीक है। फिर दोबारा से एक बार पुश बैक करके देखिए एक नया एलिमेंट। जैसे ही आपने एक नया एलिमेंट पुश बैक करा 20, तो साइज कितना हो गया 2, कैपेसिटी भी 2। ये देखिए, देखिए ये रीएलोकेट हो रहा है, कैपेसिटी रीएलोकेट हो रही है। फिर आपने पुश बैक करा, अब की बार आपने पुश बैक करा 30, तो कैपेसिटी 4 और साइज 3 होगा। ये देखिए साइज 3 है, कैपेसिटी 4 है। अब ये 4 है, ये 4 ही रहने वाली है। ये देखिए आपने यहाँ पर 40 रखा, साइज कितना हो गया, एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, कैपेसिटी भी 4 है। ये देखिए, देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसमें 5th एलिमेंट ऐड कराया, ये देखिए ये आपने 5th एलिमेंट ऐड कराया, तो साइज 5 हो जाएगा, कैपेसिटी 4 इंटू 2 8 हो जाएगी। तो देखिए ये देखिए साइज 5 है, कैपेसिटी 8 है। ये भी तो डायनेमिक है। आप इसमें ऐड कराते जाइए। अब देखिए 8 तक ये 8 ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी 8 है ना, कैपेसिटी 8 है, साइज आपके पास 5 है। अब आप 6 एलिमेंट रखिए, कैपेसिटी 8 है, 8 के अंदर तो 6 आ जाएगा ना। फिर 7 में वो भी इंसर्ट हो जाएगा, फिर 8 है तो 8 ही रहेगा। जैसे ही आपने 9th रखा तो 8 रीएलोकेट होगा 16, तो यहाँ पर फिर एक रीएलोकेशन होगी वेक्टर की। ठीक है, इस तरह से काम करें। अब मैं चाहता हूँ कि ये रीएलोकेट ना हो बार बार, इसी चीज से तो हमें बचना है। ये देखिए लिखा है, देखिए it changes the capacity of the vector such that you can add at least the specified number of elements without triggering the internal memory relocation. स्पेसिफाइड आपने कहा जी 50 तक तो मुझे चाहिए, मतलब मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, तो बार बार रीएलोकेट नहीं करेगा, 50 तक रहेगा। 50 के बाद अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हुआ तो 50 का दुगना कर देगा, 100। देखिए इस चीज को आपको करके दिखाते हैं। आपने शुरू में ही वेक्टर डिक्लेयर करते ही कह दिया कि मुझे वेक्टर की जो साइज है वो रिजर्व रखना चाहता हूँ 10 एलिमेंट्स की। बस हो गया। अब जब आपको रीएलोकेशन दिख रहा था ना, अब रीएलोकेशन नहीं हो, अब हर साइज के साथ कैपेसिटी 10 होगी। ये देखिए, देखिए साइज 0 था, कैपेसिटी 10, साइज 1 कैपेसिटी 10, साइज 2 कैपेसिटी 10, साइज 3 10, साइज 4 10, साइज 5 10। अब ये 10 तक 10 रहेगा। क्लियर है?
अब चलिए एक काम करते हैं, 3 कर लेते हैं। अब क्या होने वाला बताइए, 1 पर 3, 2 पे 3, 3 पे 3, तो जैसे आपने 4 करा होगा ना तो रीएलोकेट हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, शुरू में 0 3 1 3 2 3 3 3, 4 पे 6 हो गई, 5 पे 6 हो गई, 6 पे भी 6 रहेगी, 7 पे 12 हो जाएगी। तो एटलीस्ट कुछ एलिमेंट तक तो रिजर्व है ना, बार बार रीएलोकेट तो नहीं कर रहा ना, ये चीज रिजर्व मेथड का यूज। क्लियर है, समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लेस एंड एम्प्लेस बैक। बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं दो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लेस और एम्प्लेस बैक दोनों एग्जिस्टिंग वेक्टर के अंदर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एम्प्लेस स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करता है, एम्प्लेस बैक वेक्टर के मतलब जो भी कंटेनर है, हमारे केस में वेक्टर है, एंड में, वेक्टर के एंड में, यानी कि वेक्टर में अगर 5 एलिमेंट है तो नया एलिमेंट 6th पोजीशन पर एम्प्लेस करेंगे तो स्पेसिफाइड पोजीशन पर होगा। तो दोनों का काम इंसर्ट करने का। लेकिन इंटरनली दोनों जो फंक्शन है इनकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट है पुश बैक फंक्शन से। अब तक आप जो इंसर्ट करा रहे हैं वेक्टर के अंदर वैल्यू, वो पुश बैक फंक्शन से कराते हैं। अब पुश बैक फंक्शन की जो इंटरनल प्रोसेस है वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। और एम्प्लेस एम्प्लेस बैक दोनों सेम फंक्शन है, बस फर्क कितना है कि एम्प्लेस स्पेसिफाइड पोजीशन पे कर रहा है, जैसे आपने कहा सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो एम्प्लेस सबसे लास्ट में करना है तो एम्प्लेस बैक। अब देखिए समझेगा कि पुश बैक फंक्शन किस तरह से काम। आपके पास एक वेक्टर है, इंटीजर टाइप वेक्टर, ये 8 2 4 6 9, और ये एम्प्लॉय की आईडी है, मतलब ये इंटीजर टाइप ना लेके आपको समझाने के लिए, ये एम्प्लॉय टाइप और ये एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है। अब आप यहां लिखते हैं वेक्टर डॉट पुश बैक, और इसके अंदर आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो आपने लिख दिया यहां पर एम्प्लॉय और आईडी रख दिया आपने 5। चलिए अब पुश बैक फंक्शन की इंटरनल प्रोसेस समझिएगा कैसे काम करें। पहले पुश बैक फंक्शन इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसी डिफरेंट पोजीशन पर, वेक्टर में नहीं हुआ, डिफरेंट पोजीशन पर। अभी ये इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट नहीं हुआ, इसने पुश बैक ने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा किसी डिफरेंट पोजीशन पर, फिर वहां से इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कंस्ट्रक्टर में पास करेगा, किसके, एम्प्लॉय के, कॉपी कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय के, फिर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर वेक्टर में इंसर्ट कराएगा। हाँ जी, देखिए थ्योरी में क्या, ये मेथड किस तरह से काम करता है और पहले क्या होता था देखिए। दिस मेथड इज यूज्ड instead of creating the object using parameterized constructor and allocating it into different memory, then passing it into copy constructor which will insert into the vector। समझ में आ गया, ये पुशबैक की बात हो रही है कि पुशबैक इस तरह से काम करता है। अगर आप एम्प्लेस का यूज करेंगे तो दिस फंक्शन कैन डायरेक्टली इंसर्ट द ऑब्जेक्ट विदाउट कॉलिंग द कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी कि अगर आप एम्प्लेस फंक्शन की हेल्प से वेक्टर के अंदर
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वेक्टर में ही इंसर्ट कर रहे हैं। पुश बैक के केस में ऐसा नहीं होगा। पुश बैक के केस में पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसी डिफरेंट लोकेशन पर, फिर उस लोकेशन से ऑब्जेक्ट को मूव करके कॉपी कंस्ट्रक्टर में लाना पड़ेगा, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देगा वेक्टर में। ये काम करेगा पुश बैक। तो वाई यूज एम्प्लेस? Instead of constructing an object first and then inserting into the container, which may involve copying or moving, Emplace allows you to construct an object directly inside the container, which is more efficient. समझ में आ गया? तो डायरेक्ट पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एक डिफरेंट लोकेशन पर, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर में आ रहा है, फिर वेक्टर में ऐड हो रहा है। तीन, अगर आप यहां लिख दें वेक्टर डॉट एम्प्लेस, वेक्टर डॉट एम्प्लेस अंडरस्कोर बैक, और इसमें आप ऑब्जेक्ट पास कर दें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। बोला था ना ऑब्जेक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट लिखा फाइल। तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट वेक्टर में ऐड करा देगा। हाँ जी, डायरेक्ट वेक्टर में ऐड। यहाँ पर आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, ये डायरेक्ट वेक्टर में ऐड करा देगा। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए रिजर्व आपको समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय। चलिए एम्प्लॉय की मान के चलिए आपको आईडी चाहिए या एम्प्लॉय का नेम रख लेते हैं। तो आपने स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लिया नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम। एक कंस्ट्रक्टर बनाया आपने, ये लीजिए स्ट्रिंग एन, और यहाँ लिख दिया नेम इक्वल टू, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक एम्प्लॉय, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये आ गया रेफरेंस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का, और यहाँ लिखा आपने नेम बराबर ऑब्जेक्ट डॉट। प्लीज तो स्टूडेंट ये तो है आपका पैरामीटराइज, चाहे आप यहाँ पे प्रिंट भी करा लें। देखिए सी आउट स्लैश एन, पैरामीटराइज, और ये है कॉपी। अब आपने एक वेक्टर क्रिएट करा, एम्प्लॉय टाइप, ठीक है। अब आप इस वेक्टर में ऐड करना चाहते हैं एलिमेंट, और आप कहते हैं मैं वेक्टर जो है वो रिजर्व कर लेता हूँ कि इसमें मैं 3 एलिमेंट ऐड कराऊँ, ठीक है। आपने लिखा वेक्टर डॉट पुश बैक। अब आप इसमें पास करेंगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप यहाँ लिखिए एम्प्लॉय, और इसमें एम्प्लॉय में नाम पास कर दें। तो स्टूडेंट पहले ये कॉल करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एनोनिमस ऑब्जेक्ट। उस एनोनिमस ऑब्जेक्ट को फिर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में पास करेगा, फिर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर उसको वेक्टर में ऐड, तो ये दोनों कॉल होने वाले हैं। ये देखिए पहले कॉल हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक डिफरेंट लोकेशन पे मेमोरी बनी, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर ने उस ऑब्जेक्ट को वेक्टर में ऐड कर, देखिए ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी जगह आप यहाँ लिखिए वेक्टर डॉट
एम प्लेस बैक। इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कॉपी कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट वैल्यू रखिए, वेक्टर में डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट कराइए। ये देखिए डायरेक्ट आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, बस डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट हो गई। आप देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। एक काम करते हैं, दोनों को ओपन करके दिखा देते हैं, बीच में एक सेपरेटर लगा देते हैं। ये देखिए देखिए एक पुश बैक के केस में तो दोनों कॉल हो रहे हैं और कॉपी एम्प्लेस बैक में केवल पैरामीटराइज कॉल हो। समझ में आ गया? ठीक, ये है आपका पुश बैक और एम्प्लेस बैक। आपने एक फंक्शन एम्प्लेस भी देखा होगा। चलिए देखिए आपके पास एक वेक्टर है इंटीजर। अब आप चाहते हैं कि मैं जो 52 के बाद 99 इंसर्ट कर दूं, तो आप यहाँ लिखिए वेक्टर डॉट एन प्लेस। कहाँ पे कराना है? 52 के बाद। यहाँ लिखिए वेक्टर डॉट बिगिन +2 कॉमा 19। स्टूडेंट बिगिन यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2, तो यहाँ पर ये 99 को इंसर्ट करा दे। अब आप प्रिंट करा के देख लीजिए, इंटीजर x इन वेक्टर सी आउट, ये आपने x प्रिंट करा। तो 41 52 99 63 85 96, ये देखिए ये देखिए। ठीक है, ये है आपका एम प्लेस। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कवर करा स्वैप फंक्शन, रिजर्व फंक्शन और एम प्लेस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।